सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ संख्या 1, जो कि है कृतिका। आपकी किताब का नाम है कृतिका, जो आपकी दूसरी किताब है कक्षा 9 की। और इस पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में जो पाठ है, जो रिपोर्टाज है, ये लिखा है हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बताया है कि ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। यानी उन्होंने ऋण जल धन जल नाम का एक संग्रह है, उसके अंदर इस जल प्रलय में अपना ये रिपोर्टाज लिखा है। इस पाठ में उन्होंने 1975 की पटना की एक प्रलयकारी भयंकर बाढ़ की जो भयंकर घटना है उसका वर्णन किया, और किस तरीके से रोमांचक वर्णन, जो दिल को छू लेने वाला वैसा वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुगत भोगी। यानी उन्होंने स्वयं ने उन परिस्थितियों को देखा है, उस दृश्य को देखा है, और इसे शब्दों के माध्यम से इस रिपोर्टाज में उतारने की कोशिश की है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आंख विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। तो हम पढ़ते हैं हमारा ये पाठ, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी मेरा गांव ऐसे इलाके में, मेरा इसका फणीश्वर नाथ रेणु जी कह रहे हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण से कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, ये सभी नदियों के नाम हैं, जहाँ से बाढ़ से पीड़ित जो प्राणी है वो समूह बनाकर वहाँ पनाह यानी कि शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती यानी होता है ऐसी अनउपजाऊ जमीन जहाँ पर कुछ भी बोया नहीं जा सकता, और वहाँ पर गाय, बैल, भैंस और बकरों के हजारों झुंड आ जाते हैं। और गांव के लोग, आप सभी को पता है कि पुरानी मान्यताओं को मानने वाले होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर ऐसा समूह, जानवरों का ऐसा समूह आता है तो आप बाढ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, विभीषिका यानी भयंकर बाढ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। लेखक कह रहे हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। अब लेखक बता रहे हैं कि मैंने इन क्षेत्रों में काम किया है। कहाँ स्वयंसेवक के रूप में किया है, बॉय स्काउट में, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर में। और लिखने की बात भी कही है। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये सब लेखक अपनी खूबियाँ बता रहे हैं। जय गंगा 1947 या 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मैंने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित किए हैं। लेखक क्या कह रहा है कि मैंने अपने ऐसे कई उपन्यास लिखे हैं जिसमें मैंने बाढ़ की वो विनाशकारी दृश्य को बताया है, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। किंतु गांव में रहते हुए मुझे बाढ़ से इतना पता नहीं था कि ये गिरना, बहना, लोग आपने बाढ़ का दृश्य देखा ही होगा कि किस प्रकार से वो पूरे गांव को तबाह करके चला जाता है, और वहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर मनुष्य तक के बहने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। वह तो पटना शहर में सन 1966 में यानी 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अब लेखक कह रहे हैं कि ये तो पटना की बात है 1967, वहाँ 18 घंटे तक लगातार पानी बरसने के कारण, वृष्टि यानी वर्षा होने के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। बाढ़ को किस प्रकार भोगा है? शहरी आदमी की हैसियत से भोगा है। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और काम्पोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। यानी जब उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आने लगा तो घर में लोग सब ईंधन, आलू, मोमबत्ती यानी जो ज़रूरतमंद का सामान है जो बाढ़ के बाद उन्हें चाहिए होगा
वो सब इकट्ठा करके वे बैठ गए। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित होने का मतलब है पूरी तरीके से बह गया है, पूरी तरीके से पानी में ढह चुका है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल में गिर गया है। यह सूचना बांग्ला के इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे, यानी गोलघर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। और 5 बजे तक जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले का पानी आ गया होगा। यानी अब लेखक वो जो रिक्शा वाला वो कह रहा है कि अब आप कहाँ जाएंगे, यानी कॉफ़ी हाउस तो पूरी तरीके से डूब चुका है, वहाँ तक अबले पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत अनर्गल, अनवरत का अर्थ होता है निरंतर, निरंतर, अनर्गल का अर्थ होता है बेतुकी या विचारहीन, जिनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं हो वैसी बातें, और अनगढ़ यानी कि बेडोल या फिर टेढ़ा मेढ़ा। तो वो सब कह रहा है कि जो मेरी अनवरत, अनवरत का मतलब निरंतर, विचारहीन और बेडोल गद्यमय स्वगोतोक्ति अपने आप में कुछ बोलना तो मैं कभी बार नहीं होते, धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। यानी बाढ़ खत्म होने के बाद में जहाँ वो गोलघर और वहाँ सब जगह कैफ़े में सब जगह पानी भर चुका है, तो वे सब वहाँ पानी देखने ही जा रहे हैं। सभी लोग वहाँ पर देखने जा रहे हैं और सबके मुंह पर यही प्रश्न है, जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ, कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है, विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। यानी सब तरह तरह के लोग बातें बोल रहे हैं कि किस जगह पर कितना कितना पानी आ गया है। तो लोगों को बहुत उत्सुकता है बाढ़ खत्म होने के बाद में पानी देखने की। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गिरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे आने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। दूत यानी कि वह दानव के समान में आ रहा है, तो वो मृत्यु के समान एक दूत चलता हुआ आ रहा है आपके समक्ष। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। आतंक के मारे यानी डर के मारे मेरे दोनों हाथ जुड़ चुके थे और प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट का मतलब होता है अस्पष्ट। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, वो अपने आप को कह रहे हैं। कौन? रेणु जी। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाले तो बहादुर है, उसे डर नहीं लग रहा, चाहे कितना भी तेज पानी क्यों ना हो। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। यानी अब लेखक को बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन रिक्शा वाला बहुत बहादुर है और वहाँ लोग कह रहे हैं कि आगे करंट बहुत तेज़ है तो तुम्हें अपना रिक्शा फिर से ले लेना चाहिए। तो लेखक भी ये कह रहा है कि लौटा लो भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगले से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की दृष्टि कर रही थी। अब इसमें कहा गया है कि पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की दृष्टि कर रही थी। जो भी आप विज्ञापन के जो भी पैम्पलेट्स देखते हैं दीवारों पर चिपके हुए होते हैं जगह जगह पर, तो वो तेज़ बारिश होने के कारण वो सभी रंग एक दूसरे से मिल चुके थे और उनके ऊपर जो धारियाँ थी वो रंगीन सांपों की तरह दिख रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी का मतलब होता है गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। यानी वो आवरण ढका हुआ था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था।
इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल रहा था कि यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि जब दानापुर डूब रहा था तो वहाँ के जो लोग हैं वो पटना के लोग हैं वो दानापुर को देखने भी नहीं आए, और अब पटना में जब बाढ़ आई तो कितनी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी, वो साधारण सा आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। साहित्यिक गोष्ठियाँ यानी कि हिंदी साहित्य के जो भी सेमिनार होते हैं। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण यानी अपने कान को वहीं पर लगाए हुए बहुत बारीकी से उस बात को सुन रहे थे। पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों पर पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। अब मित्र को भी डर लगने लगा है, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी उनके चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थी उन्होंने तुरंत ही हटा ली, क्योंकि उनके आसपास की जो भीड़ थी उनके चेहरों पर तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे क्योंकि नीचे पानी जा रहा था। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो में सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। आपको भी पता है कि बाढ़ का माहौल होता है तो चारों तरफ किस प्रकार से सुनसान सब कुछ हो जाता है। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई, क्योंकि पान वाले ही वहाँ पर पान लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आकाशवाणी जो से सुनना चाहते हैं आज की ताज़ा खबर कि पटना में किस प्रकार से बाढ़ आई। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले ने आदमकद आईने से मैं उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रम ही नजर आ रही थी। मुझे लगा हमें यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाकर हम पर हंस सकते हैं। अब पान वाले होता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो उसमें हम दो यानी कि जो उपन्यासकार खुद और उनके एक मित्र, वो साहित्यिक मित्र, वो उनके चेहरों पर ही चिंता की लकीरें हैं और बाकी सब लोग ठहाका मारकर हंस रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि यदि हम थोड़ी देर यहाँ खड़े रहे तो लोग हम पर भी हंसने लगेंगे। जरा इन बुझदिलों का हुलिया देखो। बुझदिल यानी कि जिनके चेहरे पर पूरी तरीके से चिंता की रेखाएं हैं, उनके बुझदिल, और उनको कहा गया जिनके चेहरे पर बिल्कुल उत्सुकता नहीं रहती है, वो प्रसन्न नहीं है। तो क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी, एक बार ही डूब ही जाए। धनुषकोटि। धनुषकोटि का अर्थ होता है, एक स्थान का नाम है धनुषकोटि। धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यह माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बा माल।